बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर बख्त है। मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में एज ए रजिस्ट्रार काम करता हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं जोड़ों की बीमारी के हवाले से। जोड़ों की बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, मगर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बीमारी बुज़ुर्ग हजरात या जो एल्डर पॉपुलेशन है उनमें पाई जाती है। इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो का माना है बोन यानी हड्डी, आर्थराइटिस का मतलब है अंदरूनी जलन या अंदरूनी ज़ख़म, जिसको इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। ये बीमारी क्यों डेवलप होती है? सारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनमें ये बीमारी डेवलप नहीं होती, मगर बाज़ में डेवलप होती हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ वजूहात हैं जो इस बीमारी को कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम इसका इलाज ना करें वक्त पर, और जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ है, जो परहेज़ है, जो इस बीमारी से बचा सकती है, अगर हम इसको ना अपना लें तो फिर जब ये सीवियर कंडीशन में चली जाती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन करते हैं, तो इसके फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन या हम कहते हैं कि एक चैलेंजिंग इशू बन जाता है। तो आज हम ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने आप को किस तरह ऑस्टियो आर्थराइटिस से बचा सकते हैं और इनके कॉम्प्लिकेशन से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस कहाँ पे ज़्यादा डेवलप होता है और क्यों डेवलप होता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस ज़्यादा घुटनों में जो नी जॉइंट्स हैं या हिप जॉइंट्स हैं या जो स्पाइन है उसमें डेवलप होता है, और हाथों में भी डेवलप होता है। मगर जो जॉइंट्स है, लोअर बॉडी जो है, लोअर लिम्स यानी नी जॉइंट्स है, हिप जॉइंट्स हैं, इसमें फिर दर्द होती है माइल्ड से लेकर सिवियर तक। मतलब है थोड़ी दर्द से लेकर शदीद दर्द तक ये हो सकता है लोअर जॉइंट्स में। तो क्यों डेवलप होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस? हम इसको इस तरह समझेंगे कि लेट सपोज हम कहते हैं नी जॉइंट। नी जॉइंट बना है कई बोन के मजमूए से। ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं फीमर, नीचे है टिबिया और फेबुला। तो टिबिया और फीमर जो है ये बनाते हैं नी जॉइंट्स, और ऊपर होता है पैटेला। ये दो बोन्स हैं, इस तरह कंबाइन होते हैं, और इसकी जो मूवमेंट है इसको आसान बनाने के लिए इसके सरफेस पे एक रबर सा टिश्यू होता है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। बोन जो होता है वो सख्त होता है, कार्टिलेज इज लाइक रबर टाइप, और कार्टिलेज जो होता है इट्स सॉफ्टर देन बोन, इट्स अ डिफरेंट टिश्यू। फिर ये जो जॉइंट है इसके दरमियान एक मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से एक फ्लूइड, पानी की तरह, हम कहते हैं ऑयल की तरह, एक फ्लूइड खारिज होती है, इसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, और इसको मोबाइल रखती है, इसमें रगड़ को कम करती है। ये दो जॉइंट, सारे जो जॉइंट्स हैं मोबाइल जॉइंट, ये इसी तरह काम करते हैं। तो वक्त के साथ क्या होता है, अगर हमारा वज़न बढ़ जाता है, हम ओबीस हो जाते हैं, तो क्या होता है, इन जॉइंट्स पे प्रेशर आता है। इस प्रेशर की वजह से ये जो कार्टिलेज मैंने बताया, जो बोन के साथ कनेक्टेड होता है जॉइंट में, और इस मूवमेंट को आसान बनाती है, तो क्या होता है, इसकी इंजरी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होने लगता है। ये क्यों, जो हमारा वेट भी इनका, क्योंकि जो हिप जॉइंट्स है और नी जॉइंट्स ये वेट बियरिंग जॉइंट्स है। हमारे सारे जिस्म का वेट जो होता है ये इन जॉइंट्स पे आता है। ये कार्टिलेज क्यों डैमेज होता है? अगर हमारा बॉडी वेट ज़्यादा हो तो क्या परहेज़ करना चाहिए कि हम अपने बॉडी वेट को कम करें,
ओबेसिटी को कम कर लें। और उसका तरीका क्या है? खुराक को कंट्रोल करना। ऑयली फूड है, पिज़्ज़ा, शवारमा, जंक फूड जो है, चिप्स, बर्गर, ये चीज़ें हमने क्या करना है? बहुत ज़्यादा कम नहीं बल्कि ख़त्म करनी है। और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम हो। नमक का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि बुज़ुर्गों में ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? इस वेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं और जॉइंट पे प्रेशर कम होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप नहीं होगा। और कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है? रिपीटेड इंजरी, अगर कोई फुटबॉलर है, अगर उसका एज कम भी है, तो रिपीटेड इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से भी अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। या एक्सेसिव हाइकिंग की वजह से, जितना हम इन जॉइंट्स पे हद से ज़्यादा जोर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होगा, साइनोइल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस बनेगा। तो जब ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है तो ये जॉइंट स्पेस भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और बोन ऑन बोन आ जाता है। इसलिए जब बुज़ुर्ग हजरात को ये मसला होता है तो जब ये जॉइंट मूवमेंट करते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड हम सुनते हैं। ये इसी वजह से कि बोन ऑन बोन होता है। फिर इसके साथ छोटे छोटे बोन, जिसको हम बोन स्पर्स कहते हैं, वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो हम किस तरह अपने आप को, अपने बुज़ुर्गों को किस तरह बचा सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से? सबसे बड़ी जो परहेज़ है, वेट को कम करना, ऑप्टिमल बॉडी वेट को अपनाना। तो हम किस तरह अपना सकते हैं? खुराक, सब्जियों का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल कम करके, वर्जिश करना, ये अपना मामूल बनाएं। अच्छा, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो रिपीटेटिव हम इंजरीज हैं उनको कम करना, एक्सेसिव हाइकिंग, इसको कम करना, इसी वजह से हम अपने आप को ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचा सकते हैं। अच्छा जी, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है तो हमने क्या करना है? जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है तो हम जो मेडिकेशन है, एनाल्जेसिक मेडिकेशन, जो दर्द की दवाइयाँ है, तो हम मरीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मगर हम हमेशा हर बीमारी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नॉट इन एवरी डिजीज़, मगर बाज़ बीमारियाँ, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इनमें हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं मरीज़ों को। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैंने बता दिया कि वज़न को कम करना, वर्जिश को अपना मामूल बनाना, चर्बियों, बर्गर, ये सारे जंक फूड का इस्तेमाल ख़त्म करना, ये है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद जब ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है तो हम पेशेंट को एनाल्जेसिक मेडिकेशन, जो दर्द की दवाइयाँ है, हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं कौन सी दवाई से? उन दवाइयों से जिनसे मरीज़ों को साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो जो जनरली अगर किसी मरीज़ को जिगर का मसला नहीं है तो हम उसको पैनाडोल देते हैं, पैनाडोल से हम स्टार्ट करते हैं। और हम नी कैप की यूज़ करते हैं। नी कैप क्या होता है? जिस तरह सॉप की तरह होता है, जो नी पे लगाते हैं, इसको गर्म रखती है। और हम टॉपिकल जेल, ब्रूफेन जेल है या जो भी जेल अवेलेबल, डाइक्लोफेनाक जेल है, ये अवेलेबल होते हैं ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब ये है, इन दवाइयों के लिए हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, आप डायरेक्टली ले सकते हो। बाज़ दवाइयाँ इस तरह होते हैं कि जब आप जाते हो फार्मेसी में तो आपको नहीं देते, इनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है। मगर ये दवाई आप जाते हो फार्मेसी में, आप ले सकते हैं। तो टॉपिकल मेडिकेशन हम देते हैं, नी कैप देते हैं। अगर किसी को जिगर का मसला नहीं है तो उनको हम देते हैं, पैनाडोल से स्टार्ट लेते हैं। अगर पैनाडोल से भी गुजारा नहीं है तो फिर हम जो और मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल ब्रूफेन, अगर किसी को मैदे का मसला नहीं है या किडनी का मसला नहीं है। ये क्यों मैं बताता हूँ जिगर के मसाइल? क्योंकि बाज़ दवाइयाँ इस तरह होती हैं जिनके मेटाबॉलिज्म, या सादा अल्फाज में मैं इस तरह कहूँगा कि ये दवाइयाँ जब एक्टिव फॉर्म में तब्दील होती हैं तो बाज़ दवाइयाँ जिगर में तब्दील होती हैं या किडनी से एक्सक्रीट होती है। तो अगर जिगर का मसला है तो वो दवाई हम नहीं देते जो जिगर में जिसकी मेटाबॉलिज्म होती है। अगर किडनी का मसला होता है तो हम वो दवाई नहीं देते जो किडनी से एक्सक्रीट होती हो।
تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اگر دوائیوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو آرتھوپیڈک سرجن جو ہوتا ہے، جو جوڑوں کی بیماری، ہڈی کی بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ان کو بیچتے ہیں۔ تو اگر کنٹرول نہیں ہوتا میڈیکیشن سے تو وہ جوائنٹس میں انجیکشن لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹرا آرٹیکولر انجیکشن۔ تو اسٹیرائڈ انجیکشنز اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہائلورونک ایسڈ ایک پری فلڈ انجیکشن ہوتا ہے، اگرچہ تھوڑا وہ مہنگا ہے مگر جس لائک آئل، یہ لوبریکیٹ کرتا ہے اس جوائنٹ کو۔ تو اگر جوائنٹ اسپیس ختم ہے، اس میں بون آن بون ہے، تو اس میں آرٹیفیشل آئل ہائلورونک ایسڈ جو ہے اس میں ڈالتے ہیں، تو اس کی موبیلٹی کیا ہوتی ہے، تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک آپریشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نی ریپلیسمنٹ۔ وہ آرتھوپیڈک سرجن کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جو بون کے دو سرفیسز ہیں، یہ جو سرفیس ہے اس کو کاٹتے ہیں، اس کو سموتھ بناتے ہیں، اور یہاں پہ پلاسٹک کا ایک کور سا ہوتا ہے، آرٹیفیشل پلاسٹک کا یا اسٹیل کا، اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل نی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں نی ریپلیسمنٹ، جس کو ہم TKR بھی کہتے ہیں، ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ۔ پھر اس کے کمپلیکیشن بھی ہوتے ہیں پیشنٹ کو، کیونکہ پیشنٹ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں۔ جب بیڈ ریڈن ہوتے ہیں اور ایلڈرلی پیشنٹ ہوتے ہیں، سم آف دم بٹ میجارٹی آف دم ہائی بلڈ پریشر ان کو ہوتا ہے، یا ان کو ڈائبٹیز ہوتا ہے، شوگر کی بیماری ہوتی ہے، تو اس میں اور کمپلیکیشن پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں DVT، ڈیپ وینس تھرومبوسس۔ ڈیپ کا مطلب ہے، ڈیپ تو آپ جانتے ہیں، مطلب ہے ڈیپ، گہرا۔ وینس کا مطلب ہے وین، جو رگ ہے، یہ جو رگ ہے یہ ہے وین، اور تھرومبوسس کا مطلب ہے کہ جب بلڈ جم جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے جو لوور لمبس ہیں، یہاں جو کاف ہے، کاف مسل ہے نیچے لیگ کے بیک پہ، ان میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر اوپر چلا جائے لنگز میں تو اٹ کین بی لائف تھریٹننگ، مطلب ہے کہ بہت زیادہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو اس ساری کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں وہ اسٹریٹجیز اپنانے ہیں جس سے آسٹیوآرتھرائٹس کم ہوتا ہو۔ تو کیا کرنا ہے، خوراک کو کم کرنا، لیکن معدے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، ایک حصہ فوڈ کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ایئر کے لیے۔ اور اگر ہم سیرت پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بہت کم کھانا کھاتے تھے، اور وہ جو علماء بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، ان کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل ایک لیول پہ ہوتا تھا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہمارا سینہ یہاں پہ ہوتا ہے اور پیٹ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت بھی ہے کہ ہم کم کھانا کھائیں۔ تو کم ہم کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو مسلمان کی خصوصیات ہیں، وہ مومن کی خصوصیات کیا ہے، کم کھانا، کم بولنا اور کم نیند کرنا۔ کم نیند کا مطلب ہے رات کو عبادت کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنائیں گے تو ہمیں روحانیت بھی بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ہمارا جسم بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، صحت مند رہے گا۔ اور اوبیسٹی ہے، اوبیسٹی جو ہے ایک روٹ کاز ہے تمام بیماریوں کی، مطلب میجر بیماری جو ہے۔ فار ایگزامپل ہائپر ٹینشن کیوں ڈیولپ ہوتا ہے، ہم زیادہ کھاتے ہیں، کولیسٹرول ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہم ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز جو ہے، وائی ڈائبٹیز ڈیولپس، ڈائبٹیز تو جینیٹک ہے، مگر یہ جو ان کنٹرول ہوتا ہے ہماری فوڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کنٹرول کریں گے تو بہت سی بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو کارآمد ہوگی ہمارے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے۔ تو ان چیزوں کو اپلائی کریں، اور ایک بات کا خیال رکھیں، جو میں نے دوائیاں بتا دی ہیں، تو ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ اگر کسی دوائی سے کسی پیشنٹ کو الرجی ہو تو بالکل ان کو نہ دے، اور ایک مریض کی دوائی دوسری مریض کو بالکل نہ دے۔ یہ پیناڈول، بروفین، یہ تو عام دوائیاں ہے، مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کین ٹیک اٹ اف دے ڈونٹ ہیو دا پرابلم وچ آئی ڈسکس۔ جو میں نے پرابلم ڈسکس کیے، اگر پیشنٹ کو وہ مسئلے نہیں ہوتے تو وہ لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو سب کے لیے کارآمد رہے گی۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ واچنگ۔ بائے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔